Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Welcome in the 9th lecture of distributed database system. आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग क्या होती है। इसके अलावा हम फर्दर इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, डेटा लोकलाइजेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, उसके अंदर फर्दर फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करनी पड़ती हैं और एट द एंड हम क्या करते हैं, लोकल क्यूरी को ऑप्टिमाइज करते होते हैं। किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या है, इसका फ्लो क्या है, हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। इनके दो टेक्निक्स जो होंगे हमारे पास, क्यूरी डिकम्पोजिशन और डेटा लोकलाइजेशन, इसको हम आज डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा जो 10th लेक्चर होगा उसमें बाकी की दो टेक्निक्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होती है। पहले भी हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, आज अगेन आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट माइंड से निकला हुआ है, उसकी डेफिनेशन निकली हुई है, तो देन आपको ये जो टॉपिक है ये समझ नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस काम क्या करती है, मल्टीपल डेटाबेसेस को जो लॉजिकली आपस में क्या करती होती हैं, इंटर रिलेट होती हैं, आपस में कनेक्टेड हुई भी होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जो कि बज़ाहिर जो है ना हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन इन एक्चुअल लॉजिकली वो क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट साइट्स पर, उसको आपस में हम जो कनेक्ट करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ये बेसिकली एक कंप्लीट नेटवर्क होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस जो आपस में ज्वाइन होती हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्यूरी प्रोसेसिंग क्या होती है। क्यूरी प्रोसेसिंग को अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ ना तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास है ना मल्टीपल साइट्स हैं। मल्टीपल साइट से मुराद है एक साइट 1 है, दूसरी साइट 2 है, साइट 3 है, साइट 4 है, साइट 5 है, साइट 6 अप टू 7 जितनी भी साइट्स हैं। हमें क्या, हम साइट 1 पर मौजूद हैं और मुझे एक डेटा चाहिए जो कि जिसका कुछ पार्ट साइट 2 पर मौजूद है, कुछ पार्ट साइट 3 पर मौजूद है और कुछ पार्ट साइट 6 पर मौजूद है। ठीक है, 3 डिफरेंट साइट पर उसका डेटा डिवाइड हुआ है और 3 डिफरेंट साइट से मुझे वो डेटा लाना है। अब मैं क्या करूंगा, उसके लिए क्यूरी लिखूंगा। क्यूरी से मुराद क्या होता है, अगर हम इसको जनरली थोड़ा सा आसान से अल्फाज में समझें तो आप लोग गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते होते हैं। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम पर आप लोग जाते होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं आप www.youtube.com लिखते होते हैं। जब youtube.com लिखते होते हैं तो जब YouTube वो जो youtube.com लिखकर एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, क्यूरी सेंड करते हैं YouTube के सर्वर पर। वो क्यूरी वहां पर जाती है। अब वो जो आपको YouTube के पेज पर जो होम पेज होता है वहां पर जो वीडियोस शो हो रही होती हैं, आपको क्या लगता है कि वो सारी की सारी वीडियोस किसी एक जगह पर एक लोकेशन पर ही मौजूद होंगी? नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो क्या होता है, डिफरेंट जगहों पर वो वीडियोस डिफरेंट सर्वर्स पर पड़ी हुई होती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर वो मौजूद होते हैं। और वो क्या होता है कि जैसे आप क्यूरी सेंड करते हैं तो वो क्या करता है, उन तमाम जगहों से जो है ना वो डेटा को उठाता है और उठाकर आपको शो करवा रहा होता है। फर्दर आप कोई एक अगर वीडियो चलाते हैं या कोई भी वीडियो आप चलाते हैं, जैसे आजकल बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कार्टून्स देखते हैं और मोटू पतलू एक कार्टून चल रहे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटू पतलू देखते होते हैं। तो जब मोटू पतलू आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो आपको क्या लगता है कि मोटू पतलू के जितनी भी एपिसोड हैं वो सारी की सारी एक ही सर्वर पर पड़ी हुई हैं या एक ही सर्वर से वो सारी की सारी एपिसोड आपको लोड होकर मिल जाती हैं? ऐसा नहीं होता, वो डिफरेंट सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और देन आपको क्या होता है, डेटा रिसीव हो रहा होता है। सिमिलरली आपका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आप जो इस्तेमाल करते होते हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसमें भी क्या है, बज़ाहिर आपको लगता है कि आपकी जो चैट्स है, आपकी चैट है, आपके मैसेजेस हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, आपके ऑडियोज़ हैं, आपने जो शेयर की हुई हैं या आपने रिसीव की हैं, वो सारी क्या है, आपके मोबाइल में स्टोर है, जबकि इन एक्चुअल वो आपके मोबाइल में स्टोर नहीं होती। मोबाइल आपका इस केस में क्या है, एक लोकल जो है ना डेटाबेस के तौर पे काम कर रहा है, जिनके लोकल जहाँ पे स्मॉलर बैकअप पड़ा हुआ होता है, और बाकी जो आपका सारा डेटा होता है, इन एक्चुअल जो डेटा होता है वो डेटा डिफरेंट सर्वर्स पर क्या हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे सर्वर पाकिस्तान के ही हों या अमेरिका के ही हों, वो डिफरेंट सर्वर होते हैं। वो क्लाउड पर भी कुछ डेटा पड़ा हुआ होता है, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पर वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है।
सो क्यूरी प्रोसेसिंग, अब आपको समझ आ गया कि क्यूरी प्रोसेसिंग क्या है, कि जब हम किसी डेटा को एक्सेस करने की जो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम क्यूरी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि हाई लेवल से लो लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि रैशनल कैलकुलस से हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनल अलजबरा, जो रिलेशनल कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, रिलेशनल कैलकुलस से जो हमारी क्यूरी जा रही होती है वो रिलेशनल कैलकुलस की फॉर्म में जा रही होती है, मीन्स हाई लेवल। और जब वो वहाँ पर ट्रांसलेट होती है तो वो किस फॉर्म में जा रही होती है, रिलेशनल अलजबरा की फॉर्म में जा रही है। रिलेशनल अलजबरा की फॉर्म में किस तरह जाती है, अभी आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू भी देखते हैं उसको, कि वो किस तरह से क्यूरी जो है ना आगे प्रोसेस हो रही होती है और उसकी किस किस स्टेज पर किस किस तरह से वो ट्रांसलेट होती है। उसके बाद वन हाई लेवल क्यूरी कैन हैव मैनी इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, द मेन डिफिकल्टी इज टू सिलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट वन। तो एक जो हाई लेवल क्यूरी होती है ना, उसको फॉर एग्जांपल अब आप यूट्यूब पे आपने कोई एक वीडियो सर्च करने के लिए आपने, या कोई ऑडियो सर्च करने के लिए आपने एक क्यूरी लिखी, कुछ लिखा, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख के सर्च किया। गूगल में जब आप टेक्स्ट लिख के सर्च करते होते हैं तो आपको क्या लगता है कि उसके बिहाइंड सिर्फ एक ही क्यूरी सेंड हो रही होती है? नहीं, वो क्या करता है, उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड, उसकी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म कर देता है। जब वो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करता होता है तो वो डिफरेंट पार्ट्स के फॉर्म में वो जाती है क्यूरी, और उस बेस पर जो है ना उसका रिजल्ट वापस फैच होकर आपको दिखाई दे रहा होता है। सो आगे अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या, हम इनपुट दे रहे हैं, कोई भी इनपुट क्या हमारे पास, ऑल प्लेयर्स कॉल्ड मुलर। मुलर एक प्लेयर का नाम है, हु आर प्लेइंग फॉर अ टीम, जो एक हमारी टीम के लिए खेल रहे हैं। उस हमारी टीम में जितने मुलर नाम के प्लेयर्स हैं उन सबको हमने क्या किया, उन सबका डेटा हमने देखना है। कौन सा डेटा देखना है, उसके लिए हम क्यूरी लिख रहे हैं कि उसका नाम हमें शो हो, कौन कौन से टेबल में हम देख रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पर जैसे हमने यहाँ क्यूरी हमें मिली, ये क्यूरी है, ऑल प्लेयर्स कॉल्ड मुलर हु आर प्लेइंग फॉर अ टीम। जैसे मैंने ये लिखकर एंटर किया तो एंटर करते ही मतलब ये क्यूरी पूरी सेंड हुई है। अब ये क्यूरी ही मुझे बता रही है कि इस क्यूरी को कितने पार्ट में मुझे डिवाइड करना है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक चेक लगाना है जिसके थ्रू मैं मुलर को मैच करवाऊंगा, ठीक है। अब प्लेयर्स हैं और कहाँ पे खेल रहे हैं, हमारी टीम में, मतलब दो टेबल इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, एक प्लेयर्स के टेबल में जहां पे प्लेयर्स के नेम्स का रिकॉर्ड होगा, दूसरा टीम के टेबल में जहां पर जो हमारी टीम में लोग खेल रहे हैं सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड है, तमाम प्लेयर्स का रिकॉर्ड नहीं है। जबकि प्लेयर्स के टेबल में हमारे पास तमाम के तमाम प्लेयर्स जो खेलते होते हैं उन सबका नाम मौजूद होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चले कि यहाँ पे कितने टेबल इन्वॉल्व होंगे, दो टेबल्स इन्वॉल्व होंगे। तो हमने क्या करना है, सिलेक्ट की क्यूरी लगाई, पी का मतलब क्या है, हमारे पास प्लेयर्स, ये देखिए प्लेयर को हमने क्या कर दिया, प्लेयर के टेबल का नाम दे दिया पी का, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने नाम दे दिया पी डॉट नेम, डॉट के साथ हमने कॉलम का नेम कॉल किया, कॉलम का जो नेम होता है वो हमारे पास नेम ही है यहाँ पे इस केस में, तो हमने वो कॉल किया, तो हमें सिर्फ ये नेम गेट करवा के शो करवाएगा। और टीम टी, उसके बाद हम यहाँ पे वेरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्लेयर की टीम, प्लेयर में जो टीम की आईडी मौजूद है एज अ फॉरेन की मौजूद है क्या, और जो टीम, जो हमारा टीम का टेबल है उसके अंदर जो एज अ प्राइमरी की आईडी मौजूद है वो दोनों मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। अगर तो मैच कर रही हैं, और मैच करने के बाद दूसरी कंडीशन हमने क्या लगाई कि जो पर्सन का नेम है वो नेम क्या है, मुलर ही है, ठीक है ना। तो देन वो मैच करके ले आए, मतलब अब टी आई डी सपोज प्लेयर है, एक टीम में हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं, अब 11 लोग खेल रहे हैं, तो ये तो पहले वाली यहाँ तक जो हमारे पास यहाँ तक ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारे पास 11 प्लेयर्स का रिकॉर्ड लेके आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुलर का रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे एक और क्यूरी लगानी पड़ेगी फर्दर। उसके लिए मैंने क्या किया, लाइक की क्यूरी का इस्तेमाल किया। लाइक का कीवर्ड होता है बेसिकली, इस कीवर्ड के थ्रू मैंने क्या किया, चेक किया कि सिर्फ मुलर का रिकॉर्ड जो है ना, मुझे वो जो नेम हम गेट कर रहे हैं वो नेम से उस नेम में, उस लिस्ट में से भी फर्दर मैंने सॉर्टिंग परफॉर्म, उसमें सॉरी सॉर्टिंग कह रहा हूँ मैं, कि उसमें हमने क्या किया, फर्दर सर्चिंग परफॉर्म की कि सर्च करके मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करके मुलर का ही रिकॉर्ड शो करवाए, बाकी के 10 खिलाड़ियों के रिकॉर्ड शो ना करवाए। तो उसके लिए ये हमने एक क्यूरी लिखी है। इसके बाद हम इसी क्यूरी को अगर सॉल्व के सॉल्यूशन देखना चाहें तो दो वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन 1 में क्या है, ये पाई हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्शन के लिए होता है। प्रोजेक्शन से मुराद यहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं, नेम देखना चाह रहे हैं ना। किस में से हम दो काम कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों टेबल्स की आईडीज को मैच कर रहे हैं, एंड ठीक है ना, एंड के साथ हम क्या कर रहे हैं, उस नेम को चेक करवा रहे हैं कि वो नेम क्या है, मुलर है या नहीं है। उसके बाद हम कार्टियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, किसका, दो टेबल्स का। बेसिकली हम जब ये डेटा लेके आ रहे हैं तो दो टेबल्स का कार्टियन प्रोडक्ट लेकर देन ये डेटा शो करवा रहे हैं। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एक सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम नेचुरल ज्वाइन अप्लाई कर लें,
ठीक है। एक तो था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म की, ठीक है ना, और हमने एंड की कंडीशन के थ्रू जो है ना वो क्यूरी लिख ली। अगर मैं इस क्यूरी को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर जो हमारे मुझे डेटा चाहिए, जिस डेटा पे प्रोजेक्शन से मुराद यहाँ पे मैं ये पाई का साइन बता रहा है कि प्रोजेक्शन में ये वाला डेटा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे। नेचुरल ज्वाइन किस पर लगाएंगे, आईडी पर। देखें एक चीज जो कॉमन है दोनों में, प्राइमरी की टीम के जो टेबल में प्राइमरी की है वो प्लेयर के टेबल में क्या है हमारे पास फॉरेन की है, तो मतलब एक चीज कॉमन है, तो हम कॉमन चीज पर क्या करेंगे, नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे। तो नेचुरल ज्वाइन जब लगाया तो देखिए हमारे पास दो टेबल थे, एक हमारे पास कौन सा था, टीम का टेबल था और एक प्लेयर का टेबल था। लेकिन प्लेयर के टेबल में मुझे फर्दर क्या करना था, फर्दर सर्चिंग परफॉर्म करनी थी। तो मैं क्या करूंगा, टी आई डी, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्लेयर के टेबल में आया, इस केस में देखें यहाँ पे हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं कि प्लेयर के टेबल में पहले देखेंगे, प्लेयर के टेबल से हमने प्लेयर का नाम उठाया, उसका नाम क्या था, मुलर था। जब वो नाम उठा लिया तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर उसकी आईडी गेट करवा ली, और टीम के टेबल से मैंने तमाम टीम की आईडी गेट करवा ली, और नेचुरल ज्वाइन के थ्रू मैंने जस्ट उस पर्सन की आईडी, मुलर की जो आईडी मैं यहाँ से लेके गया था, सिर्फ वही आईडी मैच करवा के उसका नेम शो करवा दिया। तो देखिए ये सिंपल हो गया ना थोड़ा सा, बजाय इसके कि मैंने उसको इस वे में परफॉर्म किया। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर क्यूरीज को ऑप्टिमाइज करते होते हैं, और ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम अप्लाई करते होते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इस क्यूरी को जो है ना प्रोसेस करवा सकते हैं। फर्दर आप लोग भी थोड़ा सा जो है ना असाइनमेंट के तौर पे थोड़ा सोचिएगा कि इस क्यूरी का जो सोल्यूशन 2 है हम इसको मजीद किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं, मजीद कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और एक बार याद रखिए कि जब ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते थे ज़रूरी नहीं है कि ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ आप एक दफ़ा एक लेवल तक परफॉर्म कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर आप नहीं जा सकते। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप मजीद से मजीद उसको ऑप्टिमाइज कर सकते होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, द रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट साइट्स इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क है उसके अंदर जितनी भी साइट्स है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो वहां से जो हम डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग। इसकी मेथोडोलॉजी या फेजेस कौन कौन से हैं, ये फेजेस ही भी हैं बेसिकली हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग के यही हमारे पास क्या है, 4 फेजेस हैं बेसिक, जिनमें से 2 हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट 2 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, क्यूरी डिकम्पोजिशन। अच्छा, इससे पहले जब हम फेजेस पे काम कर रहे होते हैं या मेथोडोलॉजी जब ये वाली अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम इसको 2 डिफरेंट साइट्स में कन्वर्ट कर देते होते हैं। एक होती है सेंटर, जो हमारी कंट्रोल साइट होती है, ठीक है, जहां से हम डेटा को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जहां से क्यूरी जनरेट होकर जा रही होती है, वो हमारी क्या है, कंट्रोल साइट। एक वो साइट जहां पर वो एक्चुअली डेटा पड़ा हुआ होता है, जो लोकल साइट होती है, एक वो होती है। तो हमारे पास 2 साइट्स में ये डिवाइड हो जाती हैं। जो कंट्रोल साइट होती है उसके अंदर हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरी का डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं, देन हम डेटा लोकलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, देन ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करते होते हैं। अब क्यूरी डिकम्पोजिशन की बात करें तो इसकी इनपुट क्या होती है, जो कैलकुलस की क्यूरीज हमारे पास होती हैं वो क्या होती हैं, क्यूरी कंपोजिशन की इनपुट होती है, और यहाँ पर जो स्कीमा अप्लाई हो रहा होता है वो ग्लोबल स्कीमा अप्लाई हो रहा होता है। उसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं, हम यहाँ पर हमारे पास जब आगे मूव करती है क्यूरी, तो अलजेब्रिक जो क्यूरीज होती हैं हमारे पास वो डेटा लोकलाइजेशन में जाती होती है, और यहाँ पर जो स्कीमा अप्लाई होता है वो कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेड स्कीमा अप्लाई होता है। उसके बाद जब यहाँ से फ्रेगमेंटेड क्यूरी यहाँ पर क्या होती है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो चुकी होती है, और जब यहाँ से क्यूरी आगे मूव करती है तो फ्रेगमेंटेड क्यूरीज होती है, मल्टीपल क्यूरीज, बहुत सारी फ्रेगमेंटेड क्यूरीज वो आगे मूव करती हैं, और यहाँ पर फिर हम फर्दर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते होते हैं, जिसमें हम ये देखते होते हैं कि वो वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन अप्लाई फर्दर इस पर हमने करनी है या हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन अप्लाई करनी है। और यहाँ पर स्टेट्स ऑन फ्रेगमेंट्स, इनकी 2 स्टेट्स होती हैं, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल, तो वो उन दोनों में से हम वो दोनों स्टेट्स देख रहे होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब यहाँ से आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लोकल ऑप्टिमाइजेशन की इनपुट क्या होती है, ऑप्टिमाइज फ्रेगमेंटेड क्यूरी, कि जो हमने फर्दर जो क्यूरीज को, जो हमारे पास यहाँ से क्यूरीज आई थी उनको जो ऑप्टिमाइज करने के बाद यहाँ से जो रिजल्ट लिए थे, तो वो ऑप्टिमाइज क्यूरी हम क्या करते हैं, लोकल ऑप्टिमाइजेशन में भेजते हैं, जो कि मजीद फर्दर ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करती है लोकल लेवल पर, और इस पर कौन सा स्कीमा अप्लाई हो रहा होता है, लोकल स्कीमा अप्लाई हो रहा होता है। होप सो आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास क्यूरी डिकम्पोजिशन क्या होती है। इसमें क्या कहते हैं कि हम रिलेशनल कैलकुलस के अंदर जो हमारे पास क्यूरीज भेजी जाती है, हम उनको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या अलजेब्रिक रिलेशनल अलजबरा में कन्वर्ट करके हम फर्दर जो है ना उसको आगे फर्दर ट्रांसफर करते होते हैं। इसके स्टेप्स हैं बेसिकली 4 बेसिक स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते होते हैं, जब हम क्यूरी डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते होते हैं तो सबसे पहला काम जो करते हैं वो नॉर्मलाइजेशन करते होते हैं,
कि जो हमारी क्यूरी है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। पहली चीज़ तो यही ज़रूरी होती है कि आप देखें कि क्यूरी नॉर्मलाइज है या नहीं। तो रीराइटिंग द क्यूरी इन अ नॉर्मलाइज फॉर्म दैट इज़ यूजफुल फॉर फर्दर मैनिपुलेशन के फर्दर आपने उसमें जो भी मैनिपुलेशन करनी है ताकि आप उसमें कर सकें। तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हम उस पर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते होते हैं। कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते होते हैं? कॉस्ट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हम हर क्यूरी को इनके एक साइड से दूसरी साइड तक जाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना होगा, ठीक है ना, वो कितना डेटा लेकर आएगी, उस साइड पर डेटा कितना मौजूद है, कितने डेटा पर उसने सर्चिंग परफॉर्म करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम कैलकुलेट करके एनालिसिस के अंदर हम जो है ना क्यूरी की कॉस्ट जो है ना वो चेक करते होते हैं। तो एनालिसिस परफॉर्म करते होते हैं हमारे पास क्यूरी में। और अगर एनालिसिस परफॉर्म करने में वो क्यूरी जो है हमें इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करे या उसमें कोई इनकरेक्टनेस डिटेक्ट हो जाए तो हम उस क्यूरी को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके भी फर्दर दो रीजंस होती हैं, हमें अभी आगे डिटेल में भी देखेंगे कि वो दो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से हम क्यूरी को रिजेक्ट कर देते होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? एलिमिनेशन परफॉर्म करते होते हैं, एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी। कि अगर तो हमारी क्यूरी में कहीं पर रिडंडेंसी आ रही है, बार रिडंडेंसी से मुराद क्या होता है हमारे पास कि डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन ऑफ डेटा, इसे हम क्या कहते हैं? रिडंडेंसी। ठीक है, तो हमने डेटाबेस के जो प्रीवियस प्रैक्टिकल लेक्चर देखे थे उनमें भी हमने ये चीज़ की थी कि रिडंडेंसी को हमने रिमूव किया था और इसको बाकायदा हमने डिटेल में देखा हुआ भी है। तो क्या कहते हैं, अगर तो हमारे पास रिडंडेंसी आ रही है तो हम उसको रिमूव कर देते होते हैं और देन उसके बाद क्यूरी को रीराइट करते होते हैं अगेन से, ठीक है ना, और फर्दर फिर उसको आगे हम ट्रांसफर करते हैं। नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म होती है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, हम कंजक्शन अप्लाई करते हैं, मींस यूनियन लेते होते हैं। तो ये देखें हमारे पास इसका ये P1 P11 कंजक्शन P12 कंजक्शन अप टू सॉन Pn, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप, और यहाँ पर ये क्या है, डिसजंक्शन अप्लाई हुई है कि दो हमारे पास क्यूरीज हैं, दोनों आपस में उनके इंटरनली क्या हो रहा है, कंजंक्शन अप्लाई हो रही है, लेकिन एक्सटर्नली उन पे क्या हो रहा है, डिसजंक्शन अप्लाई हो रही है, ठीक है। और आगे डिसजंक्शन की ये देखें, अब दो हमारे पास क्यूरीज हैं जिनमें क्या है, इंटरनली डिसजंक्शन परफॉर्म हो रही है लेकिन एक्सटर्नली हमारे पास क्या हो रही है, वो कंजंक्शन परफॉर्म हो रही है। तो डिपेंड करता है कि हमारी क्यूरी किस किस्म की, हम किस किस्म की क्यूरी की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसी हिसाब से वो डेटा आता होता है। और मैप्ड इनटू यूनियन के और का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनियन है और एंड का मतलब क्या है, सिलेक्शन है, ज्वाइन या सिलेक्शन है। फर्दर अगर हम आगे क्यूरी के थ्रू इसको देखें कि कंजक्शन और डिसजंक्शन क्या होती है, तो ये हमारे पास एक क्यूरी लिखी हुई है, वही क्यूरी जो भी हमने पीछे डिस्कस की है। अब हमने क्या किया, उसमें एक के साथ, यानी पहले तो मुलर तक था ना, अब हम उसमें एक कंडीशन और ऐड कर दिया। हमने क्या ऐड कर दिया कि किम का डेटा भी लेके आए, मुलर का तो लाना ही लाना था लेकिन किम का डेटा भी लेके आए, ठीक है ना। तो एंड के साथ, एंड हमने इसके साथ अप्लाई किया है, लेकिन और क्या किया, इसके बाद हमने और लगा दिया है कि ये तो लाए सो लाए, लेकिन ये अगर मिल जाए ठीक है, ना मिले तो कोई मसला नहीं, यहां तक तो ये क्यूरी का रिकॉर्ड लेकर आए, ठीक है। तो इस क्यूरी का ये मतलब है। अब कंजंक्शन की अगर यहाँ पर बात करें, कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन पार्ट हमारे पास ये वाला है। इसमें क्या है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास प्लेयर के टेबल की आईडी है, जो प्लेयर के टेबल में जो टीम के टेबल से जो फॉरन की आ रही है, उसकी आईडी को हम क्या कर रहे हैं, जो टीम के टेबल में प्राइमरी की है उसके साथ कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं और कंजंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किसके साथ, मुलर के नेम के साथ। और उसके बाद फर्दर हम क्या कर रहे हैं, किम के साथ भी उसकी हम कंजंक्शन, और का मतलब हमने क्या पढ़ा था ना कंजंक्शन, तो और भी हमारे पास ये क्या, हम कंजंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डिसजंक्शन की अगर बात करें तो डिसजंक्शन में ये क्यूरी जो होगी, ये पूरी क्यूरी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हमने मैच करनी है, कंजंक्शन मुलर के साथ करनी है, देन इसी चीज की कंजंक्शन डिसजंक्शन हमने क्या करनी है, किम के साथ भी करनी है। तो दोनों के साथ इसी डिसजंक्शन हम सेपरेटली परफॉर्म करेंगे। एनालिसिस की अगर हम बात करने तो एनालिसिस क्या होता है, हमने नॉर्मलाइजेशन देख ली कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लिया, क्यूरी को नॉर्मलाइज कर लिया, कंजंक्शन की फॉर्म में करना है या डिसजंक्शन की फॉर्म में करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप जब एल्गोरिथम डिजाइन, क्यूरीज डिजाइन कर रहे होते हैं तो क्यूरीज डिजाइन करते हुए आप दोनों में से जो भी अप्रोच आपको बेस्ट लगती है आप वो अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनालिसिस उसके बाद हम करते होते हैं, एनालिसिस में क्या काम करते होते हैं, दो हमें रिजेक्टिंग नॉर्मलाइज क्यूरीज फॉर विच फर्दर प्रोसेसिंग इज इम्पॉसिबल और अननेसेसरी। हम वो क्यूरीज जिनके लिए फर्दर जो है ना हम उसमें कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकें, वो इनके मुश्किल हो जाए या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, इम्पॉसिबल हो जाए या अननेसेसरी ज़रूरत ना रहे मजीद उसमें प्रोसेसिंग परफॉर्म करने की, तो उन क्यूरीज को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते होते हैं। रिजेक्ट करने की मैंने जैसे भी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, दो रीजन होती है, होती है टाइप इनकरेक्टनेस,
कि जो डेटा हम जो क्यूरी आ रही है वो क्यूरी भेज रहा है इंटीजर की फॉर्म में, और बैक एंड पे जब हमने क्यूरी लिखी हुई है वो इंटीजर की बजाय हमने स्ट्रिंग डेटा के लिए लिखी हुई है। तो उस केस में क्या होगा, क्यूरी रिजल्ट ही नहीं लेके आएगी। जब क्यूरी रिजल्ट ही नहीं आ रही तो मतलब हमारे पास उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस केस में भी हम क्या कर देते थे, जब एनालिसिस परफॉर्म कर देते हैं तो इस किस्म की क्यूरी को रिजेक्ट कर देते होते हैं। सेकंड रीजन क्या होती है, सिमेंटिकल इनकरेक्टनेस होती है। इस केस में क्या होता है, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ द क्यूरी डू नॉट कंट्रीब्यूट इन एनी वे टू जनरेट अ वैलिड रिजल्ट, कि आपने जो क्यूरी लिखी है उसके जो हमारे पास क्यूरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, तो हम उन कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते होते हैं, और बल्कि हम उस क्यूरी को ही जो है ना वो चेंज कर देते होते हैं। साउजर जब कंपोनेंट उसमें से रिमूव हो जाएंगे तो वो क्यूरी चेंज हो चुकी होगी, न्यू फॉर्म में क्यूरी लिखी जा चुकी होगी। तो हम ये बेसिक दो वजूहत होती हैं जिनकी वजह से हम क्या कहते हैं, क्यूरी को रिजेक्ट कर देते होते हैं। अगर उसके बाद हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी को रिमूव करने की बात करें तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास एक क्यूरी है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि अगर एक जैसे सेम नाम हो हमारे पास तो उनमें से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड लेके आए, 10 दफा एक ही रिकॉर्ड शो ना करवाए, तो इसलिए हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते होते हैं। एफ डॉट पोजीशन फ्रॉम प्लेयर पी फॉर्मेशन एफ। हम फॉर्मेशन का, अब दो टेबल है, एक प्लेयर का टेबल और एक फॉर्मेशन का, और फॉर्मेशन के टेबल में से हम पोजीशन जो है वो हम गेट करके लाना चाहते हैं प्लेयर्स की, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, वेयर नॉट एफ पोजीशन इज इक्वल टू स्ट्राइकर, कि उसकी पोजीशन वो स्ट्राइकर नहीं है, क्रिकेट खेलता है लेकिन वो स्ट्राइकर नहीं है, उसकी पोजीशन स्ट्राइकर नहीं है, वो वाला रिकॉर्ड हमने लेके आना है जिसकी पोजीशन स्ट्राइकर नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज हमने क्या की, एफ पोजीशन इज इक्वल टू स्ट्राइकर और एफ पोजीशन इज इक्वल टू कीपर। ऐसा पर्सन जिसकी जो स्ट्राइकर भी है और कीपर भी है, ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड हम देखना चाह रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एंड नॉट एफ पोजीशन इज इक्वल टू कीपर, और एक ऐसा पर्सन जिसकी पोजीशन खाली कीपर नहीं है, इनके सिर्फ स्ट्राइकर नहीं है वो पर्सन, या जो पर्सन सिर्फ कीपर नहीं है वो पर्सन, या वो पर्सन जो दोनों है, स्ट्राइकर भी है और कीपर भी है, तो उसका रिकॉर्ड जो हम देखना चाह रहे हैं। और इसके बाद अभी तक हमने क्या किया, एंड अप्लाई किया। अब हम क्या कर रहे हैं, और एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, और किस पर अप्लाई कर रहे हैं कि फॉर्मेशन के टेबल की जो आईडी है वो मैच करवा रहे हैं किसके, प्लेयर की टेबल की जो आईडी, प्लेयर के टेबल में जो हमारे पास प्लेयर्स की आईडी है उसके साथ। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नाम भी फर्दर चेक करवा रहे हैं कि नाम उनके थॉमस और मुलर, थॉमस मुलर अगर प्लेयर का नाम है तो देन उसका रिकॉर्ड लेके आ जाए। अब देखें कितनी लंबी क्यूरी हो गई है और कितनी क्रिटिकल हो गई है। अब इस तरह से क्यूरी डिजाइन करना एक गलत अप्रोच है। हम इस क्यूरी को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देखें, पहली लाइन तकरीबन वैसे ही है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एफ डॉट पोजीशन फ्रॉम प्लेयर पी फॉर्मेशन एफ। यहां तक हमारे पास क्यूरी क्या है, सेम है। अब जब वेयर की क्लॉज हम लगा रहे हैं तो वेयर की क्लॉज में हमें क्या चाहिए, मैच करवाना है क्या, प्लेयर की आईडी को कौन कौन से टेबल में, फॉर्मेशन के टेबल में और प्लेयर के टेबल में। तो हमने दोनों के टेबल में आईडीज को मैच करवा लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। देन क्या किया, हमें सिर्फ थॉमस मुलर नाम का पर्सन चाहिए था। अब देखिए ये जो मैंने सारा काम किया है कि मुझे पता ही था पहले से ही कि थॉमस मुलर क्या है, वो स्ट्राइकर और कीपर अगर दोनों है तो फिर उसका रिकॉर्ड लेके आना है। तो हमने क्या किया, सिंपली एक काम परफॉर्म कर लिया कि आईडीज मैच कराने के बाद थॉमस मुलर का ही सिर्फ रिकॉर्ड है, और मुझे क्योंकि मुझे एक ही पर्सन का रिकॉर्ड लाना था ना, थॉमस मुलर नाम के पर्सन का नाम रिकॉर्ड लाना था। थॉमस मुलर मुझे पता मेरी टीम में एक ही पर्सन है और कोई नहीं है, और वो पर्सन जो है ना वो कीपर भी है और स्ट्राइकर भी है, ठीक है। तो मुझे जब ये भी इस बात का पहले से ही पता तो उस केस में मुझे इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं थी, जिसपे मैंने 3 कंडीशंस डिफरेंट अप्लाई कर दी कि वो पहले तो खाली स्ट्राइकर ना हो, फिर उसके बाद स्ट्राइकर और कीपर हो, और खाली कीपर ना हो, और देन उसके बाद ना हो उसका थॉमस मुलर भी हो। तो उसके बजाय मैंने सिंपली क्या कर दिया, थॉमस मुलर का रिकॉर्ड फेच कर लिया, और वो क्या कर दिया, उसने मैच करवा के मुझे उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। डिस्टिंक्ट की कंडीशन के थ्रू मुझे सिर्फ एक पर्सन का ही रिकॉर्ड शो करवाएगा, सारे थॉमस मुलर का रिकॉर्ड शो नहीं करवाएगा। तो अब रीराइटिंग में हमने क्या किया, उस क्वेरी को हमने क्या कर दिया, रीराइट कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। तो इसे आप एक दफा एक नज़र देख लेंगे। अगर यहाँ पर आप देखें तो प्रोजेक्शन में क्या है हमारे पास, नेम, ठीक है ना, प्लेयर का नेम और टीम का नेम, ठीक है। जो हमारे पास ये क्यूरी अगर लिखी हुई, ये क्यूरी है, ये देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेम सेलेक्ट करवा रहे हैं किसका, प्लेयर का नेम और टीम का नेम, कि किस टीम का कौन सा प्लेयर है वो, ठीक है ना। फ्रॉम प्लेयर पी टीम टी फॉर्मेशन एफ, ठीक है ना। तो 3 टेबल स्पेस पर हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगाए, 3 टेबल से डेटा फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर प्लेयर के टेबल में जो टीम आईडी है एज अ फॉरेन की, टीम के टेबल में जो एज अ प्राइमरी की आईडी है टीम आईडी,
उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करवा रहे हैं। उसके बाद प्लेयर के टेबल में जो PID है, जो प्राइमरी की है, उसको फॉर्मेशन के टेबल में जो प्लेयर के टेबल की प्राइमरी की है वो फॉर्मेशन के टेबल में एज सेकेंडरी की है, इनके फॉर्म की है, उसके साथ मैच करवा रहे हैं। एंड देन क्या कर रहे हैं, P.active इज इक्वल टू 1, कि जो प्लेयर जो एक्टिव प्लेयर है, ये नहीं कि जो छोड़ चुका है, जो जिनकी टीम से जा चुका है, निकल चुका है, वो नहीं, एक्टिव जो प्लेयर है उसका रिकॉर्ड 1 का मतलब यहाँ पे जो एक्टिव है इस वक्त करंटली खेल रहा है वो है, ठीक है ना। उसके बाद एंड की कंडीशन के थ्रू मैंने क्या कर दिया, उसका नाम लिख दिया कि नाम ये हो, और या फिर तो जो उसका नेम इनके टीम के अंदर नाम या तो ये हो या फिर तो ये नाम हो, इन दोनों में से जो भी नाम का बंदा हो और वो क्या हो, स्ट्राइकर भी हो, तो देन उसका रिकॉर्ड हमारे पास क्या करे, वो फैच करके ले आए। तो इस क्यूरी को अगर हम इस तरह से देखें रिलेशनल अलजबरा की फॉर्म में, ये क्या है, कैलकुलस की फॉर्म में। अभी हम अगर इसको रिलेशनल अलजबरा की फॉर्म में देखें तो क्या होगा, प्रोजेक्शन किस पे हमने लगानी है, प्लेयर के नेम पे और टीम के नेम पे। देन हमने क्या किया है, सिलेक्शन परफॉर्म की है। कौन कौन सी सिलेक्शन की है हमने, कि प्लेयर के टेबल में जो इनके टीम की फॉरेन की है उसको हमने कंपेयर किया टीम के टेबल की प्राइमरी की के साथ, कंपेयर परफॉर्म किया, और उसके बाद कंजंक्शन परफॉर्म की। कंजंक्शन परफॉर्म करके हमने साथ में क्या चीज़ किया, एंड की कंडीशन थी ना, कंजंक्शन थी, प्लेयर के टेबल में जो प्राइमरी की है उसको फॉर्मेशन के टेबल में जो एज वही आईडी एज सेकेंडरी की जा रही है उसके साथ, और देन उसके बाद हमने क्या ये वाली कंडीशन लगाई है। तो अप टू सो जितनी हमने कंडीशन लगाई है वो, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने कार्टियन प्रोडक्ट लिया है, किस किस का, 3 टेबल से हमने कार्टियन प्रोडक्ट लिया है, एक प्लेयर के टेबल से, एक टीम के टेबल से और एक फॉर्मेशन के टेबल से। तो ये टोटल कार्टियन प्रोडक्ट है, हमने इनसे कार्टियन प्रोडक्ट परफॉर्म किया और उसको हमने उस पर ये फर्दर कंडीशन लगाई, और कंडीशन लगा के हमने ये प्रोजेक्शन हासिल की, ये रिजल्ट हासिल किए। उसके बाद जो हमारे पास बैड एल्गोरिथम अलजेब्रिक ट्री होता है, हम उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, ये 4 बेसिक स्टेप हैं जिनके थ्रू हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सेपरेटिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर, सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अभी हम आगे एग्जांपल के थ्रू देखते भी हैं इसको। ग्रुपिंग यूनरी ऑपरेटर्स ऑन दी सेम रिलेशन, जो सेम रिलेशन है उनके जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं उनको हम आपस में ग्रुप कर देंगे। देन क्या करेंगे, कम्यूटिंग यूनरी ऑपरेटर्स विद बाइनरी ऑपरेटर, तो हम बाइनरी ऑपरेटर के साथ यूनरी ऑपरेटर को क्या कर देंगे, कम्युनिकेट करवा देंगे, कम्यूट कर देंगे। उसके बाद क्या, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द बाइनरी ऑपरेटर, तो जो बाइनरी ऑपरेटर होंगे उनका हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। लाइक वही वाली जो क्यूरी हमने अभी पहले देखी है, हमने उसमें क्या किया, फर्दर थोड़ा सा सॉर्टिंग परफॉर्म की। टीम और प्लेयर का आपस में रिलेशनशिप था और उनके अंदर एक चीज कॉमन थी, क्या थी, टीम की आईडी। तो हमने देखे वही काम किया, इसमें नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म किया और सिलेक्शन के प्रोसेस को सेपरेट किया। ये वाला सिलेक्शन का प्रोसेस टीम के टेबल पे होना था और ये वाला सिलेक्शन का प्रोसेस किस पे होना था, हमारे पास प्लेयर के टेबल पे। तो दोनों प्रोसेस को हमने सिलेक्शन के प्रोसेस सेपरेट कर लिए और इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन के थ्रू हमने क्या कम्युनिकेट करवा दिया, कंबाइन करवा दिया। और उसके बाद अगर हम देखें तो अब इस आईडी का फर्दर किसके साथ हमने करवाना था, फॉर्मेशन के टेबल के साथ चेक करना था, ठीक है ना। तो हमने इससे सिलेक्शन परफॉर्म की, इधर से इनर ज्वाइन के थ्रू जो डेटा आया उसका हमने क्या कर दिया, PID। बेसिकली ये वो आईडी थी जिसका इन दोनों के थ्रू आपस में लिंक था, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इनर ज्वाइन परफॉर्म करके फाइनली ये हमने प्रोजेक्शन हासिल कर ली, ये डेटा हासिल कर लिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो है ना, हम डेटा को फैच कर सकते हैं, क्यूरी को ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा 10th लेक्चर होगा, बाकी के जो स्टेप्स हैं, जो 3 स्टेप्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।